नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे इस वक्त तक की बड़ी खबरों का। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन धामी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद आज पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव तो जीत गई, लेकिन खुद पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस्तीफा देने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नया जनादेश मिल गया है, इस कालखंड का काम पूरा हुआ है। मैंने राज्यपाल को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने कहा कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप काम करेंगे। बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी को 47, कांग्रेस को 19 और निर्दलियों को 4 सीटें मिली हैं। पार्टीवार वोट शेयर की बात की जाए तो 44.3% बीजेपी को, तो वहीं कांग्रेस को 37.91% और बसपा को 4.82% वोट मिले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में 3.31% वोट आए। पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी नेता को कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने 6,579 मतों से हरा दिया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है इस्तीफा देने के बाद, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले खास नजर इस बात पर डाल लेते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे, लगातार उम्मीद यही जताई जा रही थी, यही भरोसा था कि वो अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जब जनता का जनादेश सामने आया तो उस जनादेश में ये बात निकलकर सामने आई कि खटीमा से सीएम धामी अपनी सीट को पर चुनाव हार गए। और इसके बाद उन्होंने आज राज्यपाल से मुलाकात कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट के भी इस्तीफे उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिए और इसके बाद वो ये कहते नजर आए कि जनता ने नया जनादेश दे दिया है और इस कालखंड का काम पूरा हो चुका है। जनता से किए तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। एक बात पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वो कहते नजर आए हैं। नया जनादेश मिल गया है और इस कालखंड का जो काम था वो कालखंड पूरा हुआ है। तो मैंने महामहिम राज्यपाल जी को अपने समेत पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे दिया है। और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। इस जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब मुख्यमंत्री के चेहरे भगवंत मान पहली बार दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ आप पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया भगवंत मान के गले मिलते हुए तस्वीरों में नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीत की खुशी सबके चेहरे पर छलक रही है। और इस दौरान जब भगवंत मान दिल्ली पहुंचे तो केजरीवाल के पैर छूते हुए नजर आए, तो सिसोदिया के गले मिलकर एक दूसरे को इन दोनों ने जीत की बधाई दी है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों का पीछे छोड़ते हुए क्लीन स्वीप देते हुए जीत हासिल की, वो अपने आप में ऐतिहासिक रही। और ऐसे में यहाँ पर जो खुशी थी वो सभी नेताओं के चेहरे पर, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके चेहरे पर देखने को मिली। पंजाब में बड़ी जीत के बाद दिल्ली पहुंचे मान, जहां पर उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की, सिसोदिया से मुलाकात की और इस दौरान केजरीवाल के पैर छूते मान नजर आए। वहीं पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए। कई मुद्दों पर उन्होंने यहां पर बात की है, लेकिन सबसे जरूरी मुद्दा एमसीडी चुनाव का उठाया गया है। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। आप सबको नमस्कार। नगर निगम के, दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे। 9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ
एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आए कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। दूसरा ये भी लोग कह रहे हैं कि चुनावों का तीनों नगर निगम एक साथ करने से क्या लेना देना है। आज 3 नगर निगम है दिल्ली में, 272 वार्ड हैं, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। तो तीनों नगर निगम के काउंसलर अपने अलग अलग नगर निगम में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए, अगर तीनों को इकट्ठा भी कर दोगे आप तो वो एक जगह बैठने लग जाएंगे। दोबारा चुनाव कराने की क्या जरूरत है? अभी चुनाव रोकने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव करवाओ, नए काउंसलर आएंगे और नए काउंसलर जो भी आएंगे वो जब तक तीनों नगर निगम है तीनों में बैठ जाएंगे, एक नगर निगम होगा वो एक साथ आके बैठ जाएंगे। तो चुनाव टालने की तो जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मकसद तीनों नगर निगम एक साथ करने का नहीं था। अगर करना होता तो 7 साल में कर लेते ये लोग। मकसद था चुनाव टालने का। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जो केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख के चुनाव टालने को कहा वो भी ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सामने झुक गया और चुनाव टाल दिए, ये भी अच्छा नहीं है जनतंत्र के लिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से अपील है, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आती जाती रहेंगी, कल आप भी नहीं होंगे, कल मैं भी नहीं होऊंगा। हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पार्टियां इम्पोर्टेंट नहीं हैं। वहीं पंजाब में बड़ी हार के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य पंजाब का उत्थान है। सिद्धू ने कहा, लोगों ने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। मैं अपने हलके में बहुत से हजारों लोगों का धन्यवाद करके आ रहा हूं, और ये एहसान फरामोशी होगी अगर उन लोगों का धन्यवाद ना किया जाए जिन्होंने 6 इलेक्शन जिताए और आज भी अडिग खड़े रहे। सवाल कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस का है, एक मकसद है, वो अडिग है, इट इज अनशेकेबल, और मकसद पंजाब का उत्थान है। उसके लिए खालिस नीयत है और दिल में हक और सच की लड़ाई है पंजाब के लिए। इसे दुनिया में कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि सच्चा इश्क हार जीत नफे नुकसान से बहुत परे है। समझे? जिन लोगों ने गड्ढे खोदे सिद्धू के लिए, वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढों में दफन हो गए। कौन कहता है बेअदबी का इंसाफ नहीं हुआ? हुआ, जनता की अदालत में हुआ। समझे नहीं? वो सबको दिखता है। इसलिए मुर्दे का बाल उखाड़ने से मुर्दे का वजन हल्का नहीं होगा। जो चला गया उसे भूल जा। एक नई शुरुआत हुई है, एक नया सृजन है, नई सवेर है। लोगों को आस और विश्वास
है आम आदमी पार्टी पे, तभी ये वोट डाली है, बदलाव के लिए वोट डाली है। मेरी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर सच्चे दिल से पंजाब को प्यार करते हैं तो लोगों का ये फतवा जो है इसे झुक के विनम्र भाव से स्वीकारना होगा, क्योंकि ये वोट ही बेहतरी के लिए है और जो बेहतर है उसे स्वीकारा समझे। लेकिन बेहतर बनने के लिए ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जब तक वो पंजाब के साथ हैं, सिद्धू जय जयकार करेगा। जिस दिन पंजाब के हक सच की लड़ाई में मुझे लगा कि कुछ गलत है तो आवाज बुलंद होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस जंग में, इस धर्म युद्ध में, धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। सिद्धू का राष्ट्र धर्म पिछले 17 सालों से कभी डोला नहीं, किसी पद के आकर्षण में नहीं था। इसीलिए आज भी वही ललक है, वही इच्छा शक्ति है और वही पंजाब के प्रति प्यार है। कुछ और दिखता ही नहीं। एक योगी के भांति इस धर्म युद्ध में पहले से हूं। सब रिश्ते नाते तोड़ के, सब संबंधों को छोड़ के, मृत्यु का भय भी नहीं है। तो मैं फिर से इस आस और विश्वास की राजनीति की शुभकामनाएं देता हूं आम आदमी पार्टी को और उम्मीद करता हूं कि वो खरे उतरे। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, यथार्थ के धरातल पे खड़े होके आत्म मंथन होना चाहिए। ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि खेती सूख गई अब बारिश हो, नए बीज बोने पड़ेंगे, आरंभ करना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। चिंता नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े-बड़े दिग्गज जैसे हैं खाली। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहली बार बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने कहा कि कल यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए, उससे घबराकर वो निराश होकर पार्टी के लोगों को टूटना नहीं है। उसके सही कारणों को समझकर और सबक सीखकर हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और आगे चलकर सत्ता में जरूर आना है। मायावती ने आगे कहा कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ तो लगा रहा, लेकिन इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। इससे बसपा को भारी नुकसान हुआ। मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई पार्टी बसपा से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी गलती की है। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब के अनुयायी कभी हिम्मत नहीं हार सकते। मैं कहना चाहूंगी, अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है, हमें जी जान से प्रयास करना है। उसके बाद भी अगर नतीजे आते हैं तो इससे बुरा क्या हो सकता है। मायावती ने कहा कि मैं बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों और लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने जी जान से काम किया। मायावती ने माना कि बसपा का जनाधार गिरा है और वो हमारे लिए चिंता की बात है। मायावती ने कहा कि मेरे अपने समाज के अलावा हिंदू समाज के अन्य जातियों का वोट सपा के गुंडों के डर से भाजपा को ट्रांसफर हो गया। विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं।
इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता, जिसकी पूरी संभावना भी थी, तो तब यहाँ यूपी के परिणाम बीएसपी की अपेक्षा के मुताबिक आते तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। और इनके इस गलत फैसले से बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है। यह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। जिसकी सजा बीएसपी को मिली है कि हमने पे भरोसा किया, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है वह काफी कड़वी व सीख लेने वाली भी है। इसलिए इस कड़े अनुभव को खास ध्यान में रखकर ही अब बीएसपी आगे अपनी रणनीति में बदलाव जरूर लाएगी। लेकिन ऐसे हालातों में भी बीएसपी मूवमेंट के हित में संतोष की बात ये रही है कि दलितों में से खासकर मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जिन पर मैं कितना भी गर्व महसूस करूं वह कम ही होगा तथा उनका जितना भी मैं आभार प्रकट करूं वह कम ही होगा। और अब मेरी उन सभी से ये भी अपील है कि उन्हें अपना मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं तथा वे अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। सफलता फिर एक दिन झक मारकर हमारे कदम जरूर चूमेगी। हमें बाबा साहब के कारवां को न रुकने देना है न झुकने देना है। साथ ही हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि अब बुरा वक्त खत्म होने वाला है। चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शायर मुनव्वर राणा से अपील की है। उन्होंने कहा यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें। क्या कुछ और कहा, सुनिए जरा। राणा जी से प्रार्थना है कि ये यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दें। सपा की सरकार होती तो शायद लोग छोड़ते, पश्चिम बंगाल की तरह की कोई वो होता, तब तो योगी राज है, राम राज्य है। और राम राज्य में सभी को स्थान होता है और इसलिए आप बेहतरीन शायर हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए, आराम से रहिए। चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का बड़ा योगदान है। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि मायावती और ओवैसी को पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है, तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी सीएम हार गए। लेकिन सबसे बड़ा चिंता
का विषय है पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, एक प्रखर राष्ट्रवादी पार्टी, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने, मतदारों ने पूरी तरह से नकारा दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये चिंता की बात है। इतनी बड़ी ताकत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब ने वहाँ झोंक कर प्रचार किया था, फिर भी पंजाब में आप क्यों हार गए? उत्तर प्रदेश तो आपका ही था। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन 5 राज्यों में 5 में से 4 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी की इस सफलता के बाद पीएम मोदी के जादू की चर्चा फिर से होने लगी। लोग इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देख रहे हैं और 2024 में बीजेपी के आने की बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इससे सहमत नहीं हैं। वो इसे लेकर कुछ और ही सोचते हैं। प्रशांत किशोर ने इन नतीजों को देखकर कहा कि भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और भविष्य का निर्धारण भी तभी होगा। 2024 की लड़ाई किसी राज्य के नतीजों से तय नहीं होगी। साहिब भी ये जानते हैं, इसीलिए विपक्ष पर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वो राज्य के परिणामों से माहौल बना रहे हैं। ये काफी चालाकी वाला प्रयास है, लेकिन इस तरीके की झूठी बातों में ना तो फंसे और ना ही इसका हिस्सा बने। बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बीजेपी का धुर विरोधी माना जाता है। वो समय समय पर बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध में आवाज बुलंद करते रहे हैं। वो जेडीयू में रहते हुए बिहार के मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने टीएमसी भी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ वक्त बाद ही वो वहां से निकल गए। यूपी में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यूपी की जनता ने दोबारा योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया। इस पर हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से खास बातचीत की है। सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है। एक ऐतिहासिक मैंडेट मिला है और ऐतिहासिक इसलिए कि दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश में 30 साल बाद ये चमत्कार किया है और योगी जी का ये चमत्कार निश्चित रूप से डबल इंजन सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पे, मोदी जी के नाम पे और उनके विकास के लिए जो देश में एक नया स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उस डेवलपमेंट का एक विकास पुरुष की छवि बनी है। तो मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने एक कमाल किया है कि इतनी बड़ी सफलता मिली है और ये सफलता के लिए कह सकते हैं कि योगी जी ने जो काम किया है वहाँ डेवलपमेंट का काम एक तरफ किया है, दूसरी तरफ वहाँ के माफिया राज को समाप्त करने का काम किया है। बेटियां, महिलाएं वहाँ सुरक्षित हैं। तो एक सभी क्षेत्रों में एक साथ काम करने का अवसर मिला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सफलता है। मेरा सवाल है सर, इन नतीजों से आने वाले चुनाव में क्या जो छत्तीसगढ़ में 17 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से असर पड़ेगा और छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के बारे में क्या? जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन 5 राज्यों में निश्चित रूप से मोदी जी के काम का असर होगा और फिर से सरकार बनेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था के बारे में आज काफ़ी हंगामा हुआ है, इस पे आप किस? छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब है, लचर कानून व्यवस्था स्थिति है और इसकी चिंता सभी लोग कर रहे हैं। चाकूबाजी आम हो गई है और जिस प्रकार डकैती, चोरी, लूट सट्टा का काम बढ़ा है, तो निश्चित रूप से ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आए हैं उससे निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में जो 17 महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें एक नई स्फूर्ति मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। अपने सहयोगी आरिफ खान के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, राजधानी रायपुर से FM न्यूज़ चैनल के लिए। चलिए, बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।